ललित भैया भी नहीं रहे भैया। ललित भैया जानते ही होंगे आप, मिर्ज़ापुर में जो ललित बना हुआ था और पूरा नाम था ब्रह्मा मिश्रा, वो नहीं रहे। और ये कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है। और हार्ट अटैक की जो संख्या है वो आपके आसपास आपकी जानकारी में खूब बढ़ चुकी होगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो आप जो लाइनों में लग लग कर ये मौत के प्याले पी रहे थे, वो अपना असर दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी शायद हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में कैसे आएगा? पूरा दिन टेलीविज़न आपको दो चार सही खबरें दिखा करके बाकी का यही कबाड़ा पेलता है। तो आपके दिमाग के ऊपर जब तक टीवी आप देखते रहेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, ये पक्की बात है। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि टीवी ना देखा जाए, अखबार ना पढ़ा जाए, और अगर पढ़ा जाए तो भी उसका भी एक तरीका खोजना पड़ेगा आपको। जैसे 5-4 लोग मिलके, या गांव में अगर हैं तो 2-4 अच्छे बच्चों की ड्यूटी लगा के जो थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करते हों, उनको सारे अखबार दे दिए जाएं और ये बताए कि उन अखबारों में हमारे काम का क्या है। हम देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वो हमारे लिए किससे बढ़िया है, किसान के लिए कैसे बढ़िया है, दुकानदार के लिए कैसे बढ़िया है, हमारे लोकल लेवल पे उसका क्या असर होने वाला है। जो देश की सुरक्षा का जो मामला है, जैसे सेंटर करने जो करना होता है कि वो दूसरे देशों के साथ संबंध और हमारे जो बॉर्डर हैं उनकी रक्षा, उससे मुझे लगता है कि घर पे बैठे हुए किसी बनिए को, दुकान पे बैठे बनिए को वो सरोकार नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि आपका एक कंसेंट ले लेती है कि जो हम कर रहे हैं, मतलब वहां दिखा करके कि वहां इतना ज़्यादा, जैसे मान लो राफेल आया और अभी आपको ये आपके लिए ये जो जहर की दवाई मंगवाई जा रही है जिसमें ये कह रहे हैं फ्री आपको लगाने के लिए, धन्यवाद मोदी जी का, बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे। तो ये खेल आपसे क्या किया कि महंगाई को जस्टिफाई कर दिया। भाई 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया कमा लिया आपके ऊपर महंगा टैक्स लगा करके, और उन दवा कंपनियों को, बिग फार्मा को आपको टीके लगाने के 30,000 करोड़ रुपया दे दिया। पहली डोज का दे दिया, अब बजट में रखा हुआ था, और अभी क्योंकि उनके पैसे अब लेने हैं चुनावों में उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो अब उनको थर्ड डोज, बूस्टर डोज के पैसे भी जाने हैं। तो वो भी तैयार कर रहे हैं मोदी जी, बहुत जल्दी आपके लिए माहौल बना रहे हैं। जो ये ओमिक्रॉन आया है ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका के लोगों ने इनके बोरिए बिस्तरे उठा दिए वहां से। उनको पता लग गया कि बिल गेट्स का पूरा खेल रचाया है। आगरा के जरिए उसने उन फूड क्राइसिस अफ्रीका में पहले से वो लेके आ चुका है। आगरा का मतलब AGRA, दिस वाज द एसोसिएशन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो मतलब रिसर्च कर रहा था, एग्रीकल्चर की रिसर्च की एसोसिएशन करी थी अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो के अंदर इसका जिक्र भी किया था। तो वहाँ लोगों ने उसको भगा दिया। तो देख रहे थे कि भाई यहाँ तो नहीं लगने दे रहे हैं, तो अफ्रीकन वेरिएंट ले आए। अब की बार उन्होंने कहा कि ये 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुकी है, जितना वो 15 दिन में फैलता था ये 5 दिन में फैल गया, और ये जितना वो 5 महीने में फैलता था ये 5 दिन में फैल गया। इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने देखा कि यार जिन लोगों को पहली डोज और दूसरी डोज लग चुकी है, अब उनको साइड इफेक्ट आएंगे, तो फिर किसका कसूर निकालेंगे? क्योंकि ये कंपनियों को तो बचाने के लिए मोदी जी ने पहले से नियम बना रखा है। भाई उन्होंने तो इस महामारी, कथित महामारी, फर्जी महामारी के आने से पहले नरेंद्र मोदी साहब ने एक नियम बनाया था कि कोई भी दवा कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर दवाई आपके शरीर में जाने से, आपके कुछ खाने से, आपको कुछ टीका लगाने से अगर कुछ हो जाता है तो दवा कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सरकार रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि सरकार वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं किया हुआ सरकार ने। जबकि सच्चाई ये है कि दवा कंपनियों से पैसे खाए हैं नरेंद्र मोदी ने। मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये महामारी, आने वाले वक्त में साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग सड़कों पर उतरेंगे, इनके कच्छे भी पाड़ेंगे, देखना तुम। मतलब
मैं अभी मेरे पास एक बीजेपी के बंदे का फ़ोन आया था। मैंने उसको कहा था, कहाँ तुम मोदी मोदी कर रहे हो, लोग इनके इतने मारने वाले हैं ना, इनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सत्यानाश कर दिया इन्होंने, किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बट फिर मैं आपको बता रहा था कि एक तो सच्चाई इस चीज़ की है कि दवा कंपनियों को बचाने के लिए बाकायदा नियम बनाया था और अमेंडमेंट किया था, बाकायदा कानून बनाया था। और दूसरा जो है वो जो मैं आपको कह रहा था मैंडेटरी नहीं है। तो आसाम से आज मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे क्या नाम था, मैं नाम लिखा था उनका, अरिंदम चक्रवर्ती का फ़ोन आया था मेरे पास। और उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे करके यहाँ तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब पुलिस भी आ रही है, एसडीएम भी आ रहा है, खुद डीसी आ रहा है गांव के अंदर, और वो कह रहे हैं कि नहीं लगवाओगे तो तुम्हारी सारी चीज़ें बंद कर देंगे। ऐसा क्या पड़ा हुआ है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक ठाक आदमियों को क्यों लगाने पे पड़े हैं? 100% का टारगेट सारे के सारे बोल रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी, मतलब एडिट का टाइम नहीं लगेगा और पता नहीं, क्योंकि अभी हम कुछ रिसर्च पार्ट पे काम कर रहे थे। तो लेकिन मैं बिडेन के वो दो मैंने बयान देखे कि जब वो चुनाव से पहले जिस वक्त ये मैंडेट ट्रंप ने लागू किया था कि हम वैक्सीन लाएंगे आपके लिए, तो बिडेन भी और ये जो कमला हैरिस थे, इसने भी कहा था कि हम लोग नहीं लगवाएंगे ये टीके, बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। और अभी फिर बिडेन जो है वो लगातार प्रेशराइज कर रहा है, बल्कि उसने तो बूस्टर डोज के लिए भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। तो फिर मैं एनालिसिस कर रहा था उनके इन बयानों का और इस पूरे सिस्टम का, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो बड़े लोग होते हैं ये पावर के चक्कर में अपने अंदर ही एक ऐसा पोजीशन ग्रुप खड़ा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपस में अपनी रंजिश में ही मर जाएंगे, ये अपने ही बोझ तले मर जाएंगे, ये अपने ही झूठ तले दब जाएंगे। भाई आज 2012 से लेकर के, या जब मुख्यमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, तो नेशनल जो मुद्दों पर जो उनकी डिबेट होती थी, जो उनके विचार होते थे, उनको लेकर के, या फिर जो 2014 के भाषणों में जो बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, उनको लेकर के अगर आज आप उनके पास चले जाएंगे तो वो अपनी ही झूठ के तले दब जाएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है झूठ, सच बहुत लंबा रहता है। तो मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है जो लोग, क्योंकि मेरे पास जब अरिंदम का फ़ोन आया था तो उसने मुझे बोला कि सर हम लोग बहुत डरे हुए हैं, हम क्या करें, हम कोई समझ नहीं रहा और सब भाग भाग के लगवा रहे हैं। तो मैंने उसे यही कहा था कि भाई जो भाग भाग के लगवा रहे हैं ना, उन भेड़ों को लगवाने ही दो। बोले कि कोई 100 में एक बचा हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं, 100 में एक बचा हुआ है तो 100 में एक बहुत होता है। 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हम लोग 1.25 करोड़ के करीब बच जाएंगे अगर मान लो हम लोग नहीं लगवाते हैं। तो अगर 1% भी हो, 100 में से एक भी हो, और वो उनके मतलब मुझे लगता है कि उनकी बिजली तो होगी ना, तो हम उनकी बिजली से काम चला लेंगे। उनको जो राशन मिलेगा हम थोड़ा खा लेंगे, उनको जो मिलेगा, जो लगवाने वाले को मिलेगा, हम थोड़ा खा लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं लगवाएंगे। हम लड़के मरने को तैयार हैं। हम मतलब वैसे गड़ के और ऐसे हार्ट अटैक जो इनकी दी हुई बीमारी से, हमें नेचुरली कुछ होता है 100 बार हो, लेकिन इनकी दी हुई बीमारी से नहीं मरने वाले हैं हम लोग। तो इसलिए क्या हुआ कि वो जो मैं बता रहा था आपको कि मैंने उनको यही बोला है फिर अरिंदम को कि चिंता मत करो। दूसरा, अपने लेवल पे समझाते रहो लोगों को। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि फर्जी सर्टिफिकेट ना बनवाएं, बिल्कुल भी ना बनवाएं। इस बात का ध्यान रखिए। आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की बजाय लड़िए, हमें लड़ेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन पूरे भारत के अंदर तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन, आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग जितनी यूनियन है उनसे मिल रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपने डिपार्टमेंट बचा लो। रोडवेज की यूनियन से, गेस्ट टीचर्स की यूनियन से, दूसरे टीचर्स की यूनियन से, स्कूलों प्राइमरी टीचर्स की यूनियन से। हालांकि बहुत सारी यूनियन पॉलिटिकल पार्टियों ने ही बना रखी है। मायावती की अलग पार्टी की यूनियन है, हुड्डा की अलग है, हमारे चौटालाज की अलग है,
संघ की भी है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए क्या है कि हमने देखा कि वो उन्हीं विचारधाराओं पे बात करते हैं, लेकिन जब हम टीचर से बात करते हैं तो वो समझ रहे हैं कि हाँ ये खेल लंबा चलेगा और ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। तो इन्होंने तो 2030 तक का प्लान किया हुआ है कि ये मजबूर करते 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 आपको इस लेवल पे ले आएंगे कि अब आप देखिए। पर कल की मैंने जो वीडियो डाली थी डॉक्टर पाब्लो की, उसमें उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा था, मैंने वो लिंक ट्विटर पे भी दिया हुआ है। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक तो वीडियो को लाइक पे बटन जरूर दबा दें प्लीज़, और नंबर दो ये है कि कुछ ना कुछ इस पे आप बात लिखिए, मेरी जो बात हो रही है उनके ऊपर अपना रिएक्शन ज़रूर दिया करिए कि वो अगर मैं कोई बात गलत निकल जाए मेरी ज़बान से तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैं ट्विटर वाला जो अकाउंट है उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का लिंक दे देता हूँ, और जो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ ट्विटर पे भी साथ में आइए और वहाँ रिट्वीट कीजिए जो इस तरह की खबरें हैं इनको भी। जो हम ग्राउंड पे कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, तो लेकिन फिर साथ के साथ इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेशन ही है जो भी है। सरकारों ने आपको अनपढ़ रखा है इस मामले में, मतलब इस पूरे षड्यंत्र के मामले में अनपढ़ रखा है, इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा करके। टीचर्स को बकायदा वो सिलेबस दिया गया कि ये बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, मतलब कहने को डिग्रियां हो गई हैं लेकिन उनमें इतनी अकल नहीं है कि समाज की बर्बादी में आपकी उन्नति संभव नहीं है। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। और एक सवाल भी है मेरा आपसे, बड़ा ज़रूरी सवाल है, चाहे आपने टीका ले लिया हो या नहीं ले लिया हो वो एक अलग इशू है। मान लीजिए आपने एक टीका ले रखा है और मेरे पास फ़ोन आता है कि हम दूसरा नहीं लेंगे। मान लीजिए कि नौकरी पे बात आ जाए कि अगर नौकरी जाएगी अगर आपने नहीं लिया तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप नौकरी छोड़ने को तैयार हैं? हालांकि ये चाहते यही हैं, इनके पास सस्ते काम करने वाले भी हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है मार्केट के अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ये रोबोट से काम चलाना चाहते हैं, तो आपकी इनको वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर पुलिस मर जाती है, अगर आर्मी मर जाती है, आप लोग मरते हैं, तो इसमें इनको फायदा ही है, इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो सरकारों को चिंता नहीं है आपके रहने या ना रहने की, इनको चिंता एक ही है कि इनका कंट्रोल नहीं जाना चाहिए आपके ऊपर से, ना आपके दिमाग पर से जाना चाहिए, ना आपके खाने पर से जाना चाहिए, ना आपके पानी पर से, आपकी बिजली, आपका मोबाइल, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हर पहलू पर ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। जो आने वाले वक्त में आपको जिसकी फाइट करनी होगी, जिस आज़ादी को आपने देख लिया है एक बारी, वही आज़ादी आप दोबारा से महसूस कर पाओ, इसके लिए आपको मतलब फाइट करनी होगी। और आपके बच्चे देखिए कितने कितने, मतलब मैं उन लोगों को क्या कहूँ, मतलब जो अपने बच्चों को भी मास्क लगा के घूमते हैं। और मैं जैसे अभी हम लोग गए थे मुंबई, तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा जिन्होंने भी अपने बच्चों, मैंने कहा, मैं जैसे पूछ लेता था कि बहन जी आपने क्यों लगवाया हुआ है बच्चे को इसको, कि सेफ्टी के लिए। मैंने कहा किस चीज़ की सेफ्टी, किसकी सेफ्टी और किससे सेफ्टी? बस ये कुछ हो जाए क्या? जब ये पता लग गया कि वायरस इज ए प्रोपागेंडा, जब ये पता लग गया कि ये पूरा खेल प्रोपागेंडा है, तो फिर आप किससे बचने के लिए लगा रहे हो? फिर वो एक ही बात लेकर के आते हैं, वो जिनके घर में मरे थे ना उनसे पूछो, और उसका जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं, कौन से एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ दे दे के मारे गए थे। तो फिर भी मतलब इसके ऊपर तो एडवोकेट दीपाली ओझा का बहुत बड़ा इंटरव्यू भी है, आपको मिल भी जाएगा। आप दीपाली का वो इंटरव्यू देखिए जिसमें उन्होंने WHO को बाकायदा नोटिस भेजा था कि तुमने ये दवाइयाँ बंद क्यों की जो जीवन बचा रही थी, और जो मार रही थी वो क्यों मतलब शुरुआत करी। तो इस बात पे भी आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा जवाब मैं आपसे पूछ रहा था, दूसरा सवाल, कि क्या आप नौकरी से बचने के लिए, चलो पहला दूसरा छोड़िए, बूस्टर डोज लगवाएंगे क्या? बूस्टर डोज तो तीसरी आ रही है, आपके लिए तैयारियां चल रही हैं, बूस्टर डोज आ रहा है, अभी चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो मैंने आपको बताया था ना कि किसानों को उठाने के पीछे षड्यंत्र एक ही था कि हमने लॉकडाउन लगाना है। ये किसान इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, इसकी बहकाई में आने वाले नहीं, क्योंकि इसने नरेंद्र मोदी की इमेज पूरे देश के अंदर इतनी झूठे आदमी की हो गई है कि अब इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, और ये वो सारे काम नहीं करेगा जो ये मांग रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। पहले मुझे बड़ी चिंता होती थी, पहले मैं सोचता होता था कि यार मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ और
किसानों तक बात कैसे जाएगी। लेकिन बोलने का इतना बढ़िया फायदा हुआ कि किसान नेताओं के पास अपनी सारी बातें चली जाती हैं अपने आप। जो अपने लोग हैं वो आपस में बात करते हैं और वो बताते हैं अपने लीडर्स को, और वहां तक बात पहुंची हुई है उनकी, और उनको मालूम है ये षड्यंत्र है। यकीन मानिए किसानों को पता है कि ये षड्यंत्र है, और वो इस षड्यंत्र से, देखिए, क्योंकि सीधे सीधे नहीं मांग सकते। अभी जो ये मांग रहे हैं, जो ये अभी डिमांड चल रही है, इस डिमांड के बाद किसानों की अगली मांग होगी कि पेंडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये जो महामारी का जो प्रोपागेंडा है और ये जो टीके लगाने वाला प्रोपागेंडा है, इसको बंद किया जाए और मास्क के ऊपर कोई फाइन ना हो और लॉकडाउन ना हो। ये इनकी अगली मांग होने वाली है। सो यू हैव टू सपोर्ट द फार्मर्स। एमएसपी पे कानून नहीं बनाने वाले, कमेटी से ये बात नहीं मानने वाले, तो आंदोलन भी लंबा चलने वाला है, और हम मतलब प्रोजेक्टर पे जाकर के इनको पूरी कहानी भी समझाने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए आप में से कोई एडिटर है, किसी को वीडियो एडिट करनी आती है, कोई अपना टाइम दे सकता है, तो प्लीज आप हमारे साथ आकर के इस वीडियो एडिटिंग के काम पे लग जाइए। अब हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हमें एक ठिकाना चाहिएगा। हमारे पास अपना मकान नहीं है मेरे पास, और हम लोग चाहते हैं कि किसी गांव में, क्योंकि शहरों में तो पुलिस वाले तबिश दे देंगे, गांव में जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी गांव में अपना एक बेस बना लें, जहां से हम वो चीजें जो आपको जानकारी पहुंचाने के लिए जरूरी हैं, जहां हम बैठ के, जहां से हम लोग स्टार्ट कर सके, जिसे हम वॉर रूम का नाम देने वाले हैं। तो हम वो जो वॉर रूम शुरू करें, तो उसमें हमें एक एडिटर चाहिए, एक हमें कंटेंट राइटर भी चाहिए, एक हमें मतलब एडिट जो प्रोफेशनल्स की तरह काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत सिखाओ तो भी काम चल जाएगा, जो अपना टाइम दे सकते हो। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, और मुझे लगता है कि सोशल कॉज मतलब ऐसे अकेले अकेले नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक हम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम पैसे मांगना भी ही नहीं चाहते। एक्चुअली हम चाहते हैं कि लोग आकर के हमें वो चीजें दे दें जिनकी हमें जरूरत है। जैसे आपकी स्किल चाहिए हमें फिलहाल, अभी हमें आपसे कोई सामान नहीं चाहिए, अभी आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, तो स्किल चाहिए। अगर मतलब ट्रैवलिंग का अगर इंतज़ाम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मीटिंग्स के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तो मतलब वो ऐसा लगता है कि सारा का सारा बोझ मेरे ऊपर ही आ गया है। एंड जैसे मुझे अगर किसी ने मदद की तो मैंने आपको बताया भी था किस किस ने हमारी मदद की है, कैसे कैसे मदद की है, बट कई बार ऐसा लगता है कि एनफ नहीं है। तो बहुत से लोगों ने ऐसा मुझे बोला भी हुआ है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक इशारा कर देना, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि आप इतना ट्रस्ट करते हैं, और मेरे ऊपर सबसे बड़ा बोझ इसी चीज़ का है कि ये विश्वास जो बना है ये कम से कम ऐसी किसी बेईमानी के लिए ना टूटे। तो एनी हाउ, जो मैं आपको दूसरी बात बता रहा था कि अफ्रीका से ये इसलिए चला कि ये सारा का सारा वहाँ पर टीके कम लगे हैं, और जो दूसरी बात आपको घबराना नहीं है, आप समझाते रहिए, बस समझाते रहिए। लोग एक टाइम पे फैडअप हो ही जाएंगे। कोई पहले पे किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट पहला बनवा लिया। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, ये बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने टीका लगवाया भी नहीं है लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया है। जो जियो के पास आपका आधार कार्ड है, आपकी जहां जहां आधार कार्ड गए हुए हैं, इन्होंने सारा डेटा इकट्ठा करा हुआ है और सारा आधार का डेटा भी इनके पास है। आधार से ये लोग सीधा सीधा कनेक्ट करके यूएचआईडी बना रहे हैं और आपका सर्टिफिकेट बनने जा रहा है। यू आर बीइंग ट्रैप्ड। 100% का टारगेट है इनका। अब आप देखना है कि आप होने देते हो कि नहीं होने देते हो। मानवता हारती है कि ये जल्लाद जीतेंगे, मानवता हारती है कि जीतती है, सॉरी। तो ये जल्लाद जीतेंगे कि मानवता जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। और आई एम रियली ईगर टू सी दैट, क्योंकि मैं समझता हूं कि अपनी लाइफ टाइम में अगर हम जिंदे रहे, आखिर तक जिंदा रहे, तो हम अपनी लाइफ टाइम में ये खेल समझ जाएंगे इनका, और हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए किताबें लिखेंगे। आप भी दस्तावेज लिख करके रख दीजिएगा अपने अपने घरों में कि कैसे षड्यंत्र चल रहे थे। कल को जब आपके बच्चे होंगे और वो पढ़ेंगे उन दस्तावेजों को, उन डायरियों को, उनको उठाएंगे, तो
सोशल मीडिया वाला तो सारा का सारा डिलीट कर देंगे ना डेटा, ये मान लो कल को। तो आप उस डेटा को अपने पास रखिए सहेज के, और लिखिए कि ये लोग ऐसा करते थे और हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया। और पूरी दुनिया को किस तरह से पहले लालची बनाया जाता है, पहले पैसे के साथ जोड़ा जाता है, फिर एक दूसरे से तोड़ा जाता है, फिर धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर, पॉलिटिक्स, जो भी जिनका लालच होता है उसके नाम पर उनको तोड़ा जाता है। और इस पूरे के पूरे खेल को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, ये आप अपनी संतानों को बताइएगा, ताकि वो अपनी जिंदगी जीने का सलीका बदल सकें, वो अपने सेल्फ सेंटर्ड ना हो करके थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में भी सोचें। और सामने वाले को अगर पहली पंक्ति में रखने की उनकी नीयत चालू होती है तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था, हाँ एक चीज़ बड़ी कमाल की हो रही है कि ओमिक्रॉन के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू की जा रही हैं। जब लॉकडाउन लगाया था 633 दिन के बाद चालू होंगी है, 633 दिन मतलब 2 साल होने को हो जाएंगे। उसके बाद ये चालू होंगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स फुल्ली कैपेसिटी के साथ चालू हो जाएंगी। मतलब क्योंकि अब क्या होगा, देखिए क्या होता है, देश को छोड़ करके भागने वाले जो लोग हैं, जो या तो वो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और दूसरा देश उनको नागरिकता अपने आप दे देता पैसे के दम पे, दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ सोचते हैं यहाँ कुछ नहीं रखा और हमें उस देश में जाकर के हमें काम करना है। वो काम करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं। उन लोगों को बहुत, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ये पूछा कि तुमने क्यों लगवाया था, तो उसने मुझे बोला, मैक्सिमम लोगों ने ये बोला, मैक्सिमम लोगों ने ये बोला, लगभग 60% लोगों ने जिन्होंने भी लगवा लिए हैं 1 डोज या 2 डोज, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि सरकार हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी और सरकार हमें बाहर नहीं जाने देगी। मैंने कहा तुम्हें बाहर कब जाना है, क्या पता कभी जाना पड़ जाए। दिस इज द लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। उनको अभी नहीं जाना है, उनका पासपोर्ट भी नहीं बना है, लेकिन क्या पता कभी जाना पड़ जाए। उनको ये नहीं पता कि अभी आपके लिए वो आ रहे हैं, बूस्टर डोज आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि आपके लिए मतलब लाइफ टाइम के लिए आप जाल में फंस रहे हो। तो एक जो बिंदु है जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्या बोले तो आप विदेशों में जाने के लिए लगवाए थे, फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी सरकार। तो मैं उनसे पूछता हूं कि यार रिस्ट्रिक्शंस तो लगा नहीं सकती ना सरकार, तो हमारी नौकर होती है, हम बताएंगे ना तुमको कैसे जीना है, तुमको काम कैसे करना है, सरकार को काम कैसे करना है, तो हम बताएंगे ना। तो वो कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है? अगर आप संगठित होंगे, जैसे किसान बैठे संगठित हैं, तो ये तो रोते रोते आगे आएंगे। और आपके जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टियों के लीडर्स हैं, प्लीज आप उनको उनकी एस्टेसी करना शुरू कीजिए कि तुम लोग वोट मांगने मत आना। अब अगर तुम अब जब ये जबरदस्ती टीका ठोक रहे हैं, जब तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो ना, तो वोट मांगने मत घुस जाना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज के। और एक तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही थी, तुर्कमेनिस्तान था ये, जिसने by all adults this becomes the first country, Turkmenistan becomes the first country to make the vaccination mandatory for all adults by law, कानून के हिसाब से। ये छोटा सा देश एक अपना वो दिखाएगा, मतलब टेस्टिंग करेगा कि पब्लिक क्या सोचेगी, बाकी दुनिया में इसके लिए क्या आवाज उठेगी। अगर बाकी दुनिया को पता ही नहीं है तो आवाज नहीं उठेगी, तो आवाज नहीं उठेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आवाज उठ रही है। तो दैट इज वाई आपको ये सब करना पड़ेगा कि जब उस देश के अंदर मैंडेटरी हुआ है बाय लॉ टीका लगवाना, तो यकीनन आप के देश में भी ये हो सकता है आने वाले वक्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा। आवाज आनी बंद हो गई है, टक टक, बाजरा कूटने की आवाज थी, बाजरे की खिचड़ी बन रही है आज ये उखल की आवाज थी। तो सॉरी, पॉइंट दूसरा था, पर वो आवाज़ बीच में टक 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 हो रही थी तो मैं भी बीच में डिस्टर्ब हो जाता था। एनी हाउ, जो किसी और देश के अंदर अगर हो रहा है तो वो आपके देश में भी होने वाला है।
ये आपका काम है कि आप बोलिए अगर कहीं दूसरे किसी कंट्री में हो रहा है तो। और दो चीज़ें और बोलाऊँगा कि एक जो नरेंद्र मोदी बोलता है बाकी लोगों को समझाइए कि होता उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसके पास लिखने वाले बहुत से लोग हैं जो उसका कंटेंट लिख के भेजते हैं उसको, और पूरे रिसर्च करते हैं, सीआईडी करते हैं कि उस एरिया के लोग कैसा सोचते हैं, फिर वो उस सीआईडी के हिसाब से उसका भाषण लिखते हैं, फिर वो उस भाषण को बोलता है। तो इसलिए गौर फरमाइएगा कि इसके चक्करों में मत पड़ा करिए। ये अगर कहते हैं कि हम आपका सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, जब सबका साथ कह रहे हैं मतलब सबको तोड़ना है, सबका विकास कह रहे हैं मतलब सबका विनाश करना है। जब ये अखंड भारत कह रहे हैं तो खंड खंड भारत समझिए इसका मतलब। जब ये कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे तो मतलब इससे माड़े दिन तुम्हारे नहीं हो सकते, ये गारंटी है। जब ये कह रहे हैं कि ये अमृतोत्सव मना रहे हैं जब ये टीका लगाने का, तो एक्चुअली वो जहर देने की बात कर रहे हैं आपको। खाते खुलवाने का मतलब है आपका पैसा खत्म, मतलब खाते खुलवा के 15 लाख देने वाले थे, आपके खाते खत्म। जब उज्ज्वला योजना की मतलब है कि आपको अब किसी लायक नहीं छोड़ने वाले हैं हम। तो ये मेक इन इंडिया का मतलब है कि इंडिया में बना हुआ सिर्फ जहर देंगे आपको, जो mRNA बना है, mRNA वाले जो डोज हैं ये देंगे, बाकी मेक इन इंडिया में कुछ नहीं बनेगा, आपको ये बता दें। और एक केजरीवाल के भक्तों के लिए भी पॉइंट है, और एक जो यूपी के अंदर जो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं उनके लिए भी भक्त है। तो अगर आप के एरिया के अंदर अगर चुनाव हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब में चुनाव हो रहे हैं आजकल, तो वी आर प्लानिंग कुछ ऐसा करने का कि हम अगर बोर्ड लेकर के केजरीवाल की रैली में पहुंच जाएं कि तुम अगर पंजाब में सरकार बनाते हो तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ज़बरदस्ती टिकट ठोकने वाले हो? क्या तुम यहाँ भी 2-2 हज़ार का चालान करने वाले हो? क्या तुम यहाँ भी इनका मुंह ढक के इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम करके लोगों को मारने वाले हो? ये उनसे पूछना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर से, सभी से, क्योंकि इनको एक ही चीज़ का खतरा रहता है और वो होता है इनकी वोट। इनको और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, लोग कितने मर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किधर जा रहे हैं, लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको एक चीज से फर्क पड़ता है कि लोग आपके खिलाफ तो नहीं हो रहे हैं, आपकी वोट तो खराब नहीं हो रही है। तो सीधा आप इस तरीके से सवाल करना शुरू कीजिए, जो चिट्ठियां लेकर के आप एमएलए के पास पहुंचिए, जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था उनके पास पहुंचिए। जिला पार्षद का चुनाव लड़ा हो, ब्लॉक समिति का लड़ा हो, सरपंच का लड़ा हो, चाहे पहले लड़ा हो चाहे आगे लड़ने वाले हो, सबसे पूछिए कि तुम लोग ऐसा करने वाले हो क्या? इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। ये कत्लेआम जो किया जा रहा है इसका चुनावी मुद्दा बनना भी चाहिए। तो जो समझदार लोग हैं वो अपने एरिया में बनाएं और इनसे पूछें। इस वाले पोर्शन को काट के भी आप, जैसे मान लो पीछे वाला पोर्शन है कि केजरीवाल से हमें पूछना है, इधर यूपी में आज प्रियंका की रैली हो रही थी, तो प्रियंका गांधी से भी पूछो उसकी रैली के अंदर कि क्या तुम ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लेके जा रहे हो कि तुम ऐसे मारने वाले हो क्या हम लोगों को टीका लगा करके? कैमरास होते हैं खूब सारे, तो वहां ले जाइए नीचे ही नीचे और ले जाके ऐसे कर दीजिए बस, तो वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इस तरह का मुद्दा हमें करना पड़ेगा। और कोई ऐसे ही मतलब ऐसे ही सिरफरे लोग जिनको समझ में आ जाए कि क्या करना है, फिर वो आइडियाज़ जो मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उन तक पहुँचते पहुँचते ये खबरें जाएंगी। जब सरकारों तक खबरें जाएंगी कि लोग तुम्हारे इस जाल को समझ रहे हैं और वो तुम्हें मतलब कूटने वाले हैं, तो फिर इनको समझ में आ जाता है। इसलिए बोलिए, बोलते रहिए, ट्विटर पे आप साथ में आइए और जितना हो सके लोगों तक बातें शेयर कीजिए। आप इसको डाउनलोड करके अपने वाली भी उस पर लगा दीजिए, मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करने वाला। तो आप बस बोलते रहिए, बस बोलते रहना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा।